नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है स्वर्णिम भारत, यानी स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगाकर 1200 ईस्वी तक हम इसको पढ़ेंगे। और अभी हाल ही में कोरोना के कारण इस पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन हुआ है, यानी कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया है। तो उस पाठ्यक्रम को जो कम किया गया है, अर्थात जो हटाया गया है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे और जो अभी अपने सिलेबस के अंदर हैं उसी पाठ्यक्रम को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठें ताकि मैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको नोट कराऊं वो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाया है अध्याय 1 स्वर्णिम भारत। क्या है? स्वर्णिम भारत, यानी सोने जैसा भारत। आपको पता होगा विद्यार्थियों, प्राचीन समय में अपने भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, यानी इतना समृद्ध देश था अपना भारत कि सोने की चिड़िया के बराबर इनको उपाधि दी गई थी। तो प्रारंभ से लगाकर 1200 ईस्वी यानी 1206 ईस्वी तक, यानी इसको प्राचीन भारत के नाम से भी जाना जाता है। 1200 ईस्वी यानी 1206 ईस्वी के अंदर एक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। मोहम्मद गोरी यानी बाहरी आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी 1206 के अंदर। ठीक है, तो 1206 ये ईस्वी महत्वपूर्ण है। यहीं से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी यानी मुसलमानों का शासन शुरू हुआ था। कब से? 1206 ईस्वी से। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, आप अपने रजिस्टर के अंदर ये लिख लीजिए कि संशोधित पाठ्यक्रम में अपन को पढ़ना क्या क्या है। पहला तो है, सबसे पहले विशेष रूप से आप ध्यान रखना, पाठ के अंदर महाजनपद काल है, परंतु अपने पाठ्यक्रम में यानी जो अभी संशोधन पाठ्यक्रम हुआ है उस पाठ्यक्रम में महाजनपद अपन को नहीं पढ़ना है, यानी सीधा ही आपको क्या पढ़ना है? मौर्य। लिख लीजिए आप मौर्य वंश। तो सबसे पहले अपन मौर्य वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद में इनका पतन कैसा हुआ, यानी मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद में मौर्य प्रशासन, ठीक है। और इनके बाद में सैन्य व्यवस्था, यानी मौर्य काल के अंदर सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था, ठीक है। और इनके बाद में लास्ट में आप पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था, यानी मौर्य काल के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए, मौर्य वंश का पतन, मौर्य प्रशासन, मौर्य सैन्य व्यवस्था, मौर्य न्याय व्यवस्था। तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है, आप लिख लीजिए गुप्त साम्राज्य। क्या है? गुप्त साम्राज्य। आगे लिख लीजिए गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज, ठीक है। और तीसरा है वर्धन वंश। तो देखिए दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर जो अपने अभी परीक्षा होगी वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 10वीं की, तो उसके अंदर इतना पाठ्यक्रम है, बाकी का पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। यानी मौर्य वंश के बाद में ये चुंग हैं, कण्व हैं वगैरह, ये वंश छोटे छोटे वंश हैं, इनको हटा दिया है। जैसे सातवाहन वंश हैं,
इन सब को हटा दिया है। अपन को सिर्फ मौर्य, गुप्त और वर्धन वंश इन तीनों को ही पढ़ना है, तो आप विशेष रूप से ध्यान देना। और विद्यार्थियों, आपके परीक्षा का समय उतना ही रहेगा, यानी समय कितना है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपका समय है। और पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 100 का है, जिसमें देखिए दोस्तों 80 का तो आपके प्रश्न पत्र होगा और 20 नंबर क्या है वो विद्यालय से भेजे जाएंगे, अर्थात इनको क्या बोलते हैं सत्रांक। ठीक है, तो ये तो है सत्रांक और ये 80 नंबर कौन से हैं प्रश्न पत्र के। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आपके सिर्फ पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। तो ये क्लास विशेष रूप से 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप सभी इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़ें और आप विस्तार से समझिए इस पाठ को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए, यानी बुक के अंदर पहला पाठ निकालिए और पहले पाठ का नाम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक यहाँ दिया हुआ है महाजनपद काल, यानी महाजनपद काल के 700 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल था। और महाजनपद कुल कितने हैं, तो आपको विशेष इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद थे, यानी महाजनपद आपको पढ़ना नहीं है। महाजनपद के बाद में कुछ यहाँ टॉपिक दिए गए हैं, राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी जांगल हैं, मत्स्य हैं, सूरसेन हैं, सिवी हैं, ये राजस्थान के जनपद हैं। तो इनके थोड़े नाम ध्यान रख लेना, बाकी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अपन को सिर्फ पाठ्यक्रम के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ही पढ़ना है। इसके बाद में आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ लगाया हुआ है मौर्य, चुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव, चालुक्य साम्राज्य। ठीक है, तो अपन को सिर्फ क्या करना है, एक तो मौर्य वंश पढ़ना है, चुंग वंश नहीं पढ़ना है, सातवाहन नहीं पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है और वर्धन वंश पढ़ना है, पाल वंश नहीं पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश को नहीं पढ़ना है, प्रतिहार को नहीं पढ़ना है, चोल को नहीं पढ़ना है, पल्लव को नहीं पढ़ना है और चालुक्य को नहीं पढ़ना है। तो अपन सबसे पहले आज शुरू करते हैं मौर्य वंश। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व के अंदर मौर्य वंश की स्थापना हुई। देखिए अपन ये टॉपिक दोनों साफ कर देते हैं, अपन जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 16 महाजनपद थे, उसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ठीक है, मगध का उस समय राजा था घनानंद। कौन सा था, घनानंद। ठीक है, घनानंद कहते हैं कि एक बहुत ही क्रूर शासक था, इनसे क्या है जनता बहुत परेशान थी। तो इस राजा से जनता भी छुटकारा चाहती थी। और एक बार क्या हुआ था, घनानंद ने दरबार का आयोजन किया। इस दरबार के अंदर चाणक्य को भी बुलाया गया। तो चाणक्य जी दरबार के अंदर गए, वहां जाके चाणक्य जी जब दरबार में बैठे तो घनानंद ने क्या किया, भरे दरबार के अंदर चाणक्य की बेइज्जती कर दी, यानी भरा बुला बोला कि आप इतने क्रूर हो, हमारी सभा का बहुत भदा लगा दिया। तब चाणक्य जी कहते हैं कि वहां से प्रण लेके उठ गए कि घनानंद मैं आपका साम्राज्य नष्ट करके ही रहूंगा। तो इसी तरह कहते हैं कि चाणक्य अपनी जो पीछे चोटी होती है उस चोटी की गांठ देके प्रण लेके निकले कि घनानंद का साम्राज्य मैं क्या करके रहूंगा, नष्ट करके रहूंगा। इसी बीच
कहते हैं कि चाणक्य यहाँ से यानी घनानंद के दरबार से निकल गए और एक वनवास से होते हुए गुजर रहे थे। इसी बीच छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कुछ खेल खेल रहे थे। उस खेल का नाम कहते हैं कि राजकिलम खेल था। तो उस खेल में देखिए एक बच्चा तो इधर बैठा हुआ है, बाकी सभी बच्चे उनके सामने बैठे हुए हैं। जैसे एक राजा बैठा हुआ है, बाकी प्रजा बैठी हुई है, उसी तरह वो बच्चा उस बच्चों को न्याय व्यवस्था पढ़ा रहा था। यानी ये खेल खेल रहे थे, जैसे एक राजा बना और बाकी क्या है, प्रजा बनी। तो इसी बीच चाणक्य जी यहाँ से गुजर रहे थे, तो इस बच्चे को इतनी छोटी अवस्था में इनकी प्रतिभा को पहचाना और इस बच्चे को अपने सानिध्य में ले लिया। यानी माँ बाप की अनुमति लेकर कहा कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, इसको आगे शिक्षित करना वगैरह ये सब मेरा काम है। तो कहते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अपने साथ चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैसे बड़ा हुआ बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था और इनको शिक्षा दीक्षा वगैरह देकर सैने सभी कलाओं में निपुण करने के बाद क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेकर घनानंद का क्या किया, खात्मा किया। ठीक है, और घनानंद का खात्मा करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और स्थापना कब की, स्थापना 322 ईसा पूर्व थे। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब आगे आप पाठ के अंदर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए, मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ था। यानी इससे पहले एक वंश साथ में हुआ था, हर्यक वंश। तो इसी के साथ में ये मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ और मगध का राजा कौन था, घनानंद। ठीक है, प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मौर्य वंश की स्थापना। अब अगला टॉपिक है मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व यानी ईस्वी सन से पूर्व 326 के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा जिसका नाम था घननंद या घनानंद, या थोड़ा मिसप्रिंट है, विशेष ध्यान देना, ठीक कर लेना, घनानंद नाम है। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। यानी पश्चिमोत्तर जो भारत का, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार नक्शा है, तो इधर किसका आक्रमण था, सिकंदर का, सिकंदर का। ठीक है, और भारत पर उत्तरी भारत पर किसका कब्जा था, घनानंद का। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। प्रजा क्या थी, राजा। राजा कौन, घनानंद। घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित थी। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। यानी जनता इस घनानंद से दुखी थी। वे चाहती थी कि इससे यानी इस राजा से हमें छुटकारा मिले और अच्छा चक्रवर्ती कोई सम्राट अपने पर यानी भारत पर शासन करे। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त, यानी इस चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो तीन नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब आप हेडिंग लगाइए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कौन सा था, यानी कितना था, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मैं आपको देखिए किताब मेरे पास है, देख देख के इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको
एक एक लाइन और एक एक शब्द का विशेष रूप से ध्यान रहे, इसलिए आप भी अपने किताब लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यानी जो कठिन शब्द होंगे, जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, मैं वो आपके बोर्ड पर लिख दूंगा और ये अपने क्या करना है, रजिस्टर के अंदर एंट्री कर लेना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घननंद, या घननंद लिखा हुआ है, असली नाम क्या है, घनानंद, थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा ठीक कर लेना। घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यानी मगध के साम्राज्य पर बैठा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ये भी विशेष ध्यान देना, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला भारत का पहला सम्राट कौन था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिए, 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, इसका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना, 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यानी उसी समय कौन था यूनानी शासक, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिए। ये तीनों स्थान विशेष रूप से ध्यान रखना, ये तीनों स्थान आप लिख लीजिए। पूर्वी अफगानिस्तान कौन सा है, पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र, सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, सिंधु नदी के जो पश्चिम क्षेत्र थे, इसका विशेष रूप से ध्यान देना, यानी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, यानी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से कितने हाथी लिए, 500, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को ये राज्य दिए थे। ये विशेष रूप से ध्यान देना, ये राज्य किनके पास थे पहले, तो आपको ध्यान देना है सेल्यूकस निकेटर के पास, और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट दे दिए थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया, 500 हाथी दिए थे। इसका विशेष रूप से ध्यान देना, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण विशेष रूप से ध्यान रखना, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, यानी अपनी पुत्री का नाम था हेलना, यहां नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए भले ही, हेलना। ये किसकी बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर की। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी अर्थात पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय विवाह, यानी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है, ये है, एक विशेष रूप से ध्यान देना, हेलेना का या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैगनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मैगनीज का नाम, मैगनीज। ठीक है, मैगनीज कौन था, मैगनीज कौन था, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। मैगनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों, इंडिका। इंडिका एक ग्रंथ का नाम है। इस इंडिका ग्रंथ से ही मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। तो मैगनीज एक इतिहासकार था या दूत भी था, तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और
कश्मीर की भूभाग सम्मिलित थे। यानी इतना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, ये आप अंडरलाइन कर लेना। और इसके आगे ध्यान दीजिए तमिल ग्रंथ, इन दो ग्रंथों के नाम आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ, पहले ग्रंथ का नाम है अहनानुरु, अहनानुरु, ठीक है। और दूसरे ग्रंथ का नाम है मुरनानुरु, मुरनानुरु, ठीक है। इस दो ग्रंथों का नाम भी विशेष रूप से ध्यान देना। इससे विदित होता है, यानी इससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। यानी तमिल ग्रंथ अहनानुरु व मुरनानुरु हमें जानकारी देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत, यानी ये भारत है, तो इस दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो इस तमिल ग्रंथों के अंदर मिलती है, अहनानुरु और मुरनानुरु, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों का आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। वर्णा अवस्था में यानी बुढ़ापे के अंदर उसने भद्रबाहु, इसका भी विशेष ध्यान देना। भद्रबाहु इनका गुरु था, भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? तो भद्रबाहु से। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो भद्रबाहु से दीक्षा ली और उसने 298 ईस्वी पूर्व में, कब? 298 ईस्वी, 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला, ये स्थान विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, विशेष रूप से ध्यान देना। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला, ठीक है। श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया, यानी भूखों मर के इस गुरु के साथ, भद्रबाहु के साथ में गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ गए? इस स्थान पर श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक के अंदर पड़ता है। यहाँ पर उपवास के द्वारा, अर्थात इसको कहते हैं सलेखना पद्धति, यानी भूख से अपने शरीर को त्याग दिया। तो इसका आप विशेष ध्यान देना। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा हुआ था बिंदुसार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, हेडिंग लगा लीजिए बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ था बिंदुसार, ठीक है। अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइए बिंदुसार, बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और इनका कार्यकाल भी लिख लीजिए, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था, ठीक है, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। यूनानी लेखक, इनको यूनानी लेखक क्या कहते थे? यूनानी लेखक, यूनानी लेखक इनको अमित्रोचेटस, इसका विशेष रूप से ध्यान देना, अमित्रोचेटस, ठीक है, अमित्रोचेटस। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, इसका भी विशेष ध्यान देना। वायु पुराण, वायु पुराण क्या कहा गया है? भद्रसार, भद्रसार, ठीक है। और जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन, सिंहसेन।
तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है, आप विशेष रूप से ध्यान देना। बिंदुसार के 3 नाम मिलते हैं हमें। यूनानी लेखों के अनुसार अमित्रोचटस और वायु पुराण के अंदर भद्रसार और जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन। तो इन 3 नामों का विशेष रूप से ध्यान देना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। यानी दक्षिण भारत पर आक्रमण तो किसने किया था, ये हमें जानकारी तमिल ग्रंथों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था, परंतु दक्षिण के क्षेत्रों को जीता और मगध साम्राज्य के अंदर मिलाने का काम किसने किया था, तो आपको बताना है बिंदुसार ने। ठीक है, तो ये भी आप विशेष रूप से तथ्य ध्यान रखना। दिव्यावतान के अनुसार इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये भी विशेष रूप से ध्यान देना। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के शासनकाल में। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, दिव्यावतान ग्रंथ से। ठीक है, जिसका दमन करने के लिए सबसे पहले इसने क्या किया, अशोक को भेजा और इसके बाद में सुसीम को भेजा। ठीक है, अशोक और सुसीम। ठीक है, तो पहला तो इसको भेजा और दूसरी बार इनको भेजा। कहां पर, तक्षशिला में। यानी तक्षशिला में 2 बार आक्रमण हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक के एंटीयोकस प्रथम, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। यूनानी शासक, ये अपने रजिस्टर के अंदर है, लिख लीजिए। और इसके बाद में आगे मैं कुछ बताता हूं। 2 राजदूत आए थे, एक तो यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम। ठीक है, इसने क्या किया, एक दूत भेजा था जिसका नाम है डायमेकस। ठीक है, तो इस दूत का नाम आप विशेष रूप से ध्यान देना। डायमेकस नामक दूत किसने भेजा, तो आपको बताना है यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने। और किसके दरबार में भेजा, तो आपको बताना है बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, और दूसरा एक मिस्र नरेश था, मिस्र नरेश अर्थात राजा, जिसका नाम था फिलाडेल्फस। ठीक है, फिलाडेल्फस, जिसको मेलिद्वितीय भी कहते हैं, ठीक है, मेलिद्वितीय भी कहते हैं। इसने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डियानीसियस। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, डियानीसियस। ठीक है, तो इन दोनों राजदूतों का आप विशेष रूप से ध्यान देना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। डायमेकस और डियानीसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आए, तो आपको बताना है बिंदुसार के दरबार में। और किसने भेजे, तो आपको अलग अलग इन राजाओं के नाम बता देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास के अंदर अशोक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था, अशोक। तो अगली क्लास में हम अशोक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।